Hi everyone, you are most welcome to my channel Legal Inc. and today we will discuss the Kelson's pure theory of law. तो ये थ्योरी थोड़ी टफ है बट आई ट्राई ऑल माई एफर्ट्स टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस थ्योरी. Now before we start understanding this theory, let me tell you some facts about Hans Kelsen. So Hans Kelsen was born on 11th October 1881 in Austria-Hungary and he belongs to Vienna School of Thought या फिर पॉजिटिव स्कूल ऑफ थॉट जिसे हम कहते हैं. और केल्सन ने ऑस्ट्रिया का कॉन्स्टिट्यूशन भी लिखा है एंड इन 1920 टू 1930 ये ऑस्ट्रिया के सुप्रीम कोर्ट के जज भी रहे हैं. आफ्टर दैट इन 1940 ही वेंट टू USA और वहाँ उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाया. And his notable works are Principles of International Law and Pure Theory of Law. And he died on 20th April 1973 at the age of 91 in California. So Hans Kelsen was the prominent jurist of 20th century. And his pure theory of law is very important. Now, the contents of this theory are as follows. The first is why it is called pure theory of law. Next is Kelson's comparison between natural science and normative science. Then pure theory. Then legal order और ग्रंड नॉर्म. इसके बाद लीगल ऑर्डर और ग्रंड नॉर्म में कुछ सब हेडिंग्स हैं जो लीगल ऑर्डर और ग्रंड नॉर्म से रिलेटेड है. Reasons for the validity of a norm, legitimacy, effectiveness and validity of a legal order and sanctions, legal order and collective security, types of legal norms. Then there is some statements related to international law and grund norm given by Hans Kelsen in his pure theory. And lastly, we will discuss the criticism of Kelson's pure theory. Now the first and the foremost thing of this theory is why Kelsen called his theory the pure theory of law. तो केल्सन ने इसे शुद्ध विधि का सिद्धांत बताया है. और शुद्ध विधि का सिद्धांत क्यों बताया है इसे? क्योंकि प्योर थ्योरी सिर्फ लॉ को डिस्क्राइब करती है, सिर्फ लॉ या विधि के बारे में बात करती है. और केल्सन का कहना है कि लॉ सेल्फ सपोर्टिंग होना चाहिए. बाकी डिसिप्लिन्स जैसे कि सोशोलॉजी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स या हिस्टोरिकल फैक्टर्स से लॉ प्रभावित नहीं होना चाहिए. क्योंकि आज के टाइम में हम देखते हैं कि ज्यूरिस्प्रूडेंस हर एक डिसिप्लिन्स के साथ देखने को, इसकी इन्वॉल्वमेंट हर एक डिसिप्लिन के साथ देखने को मिलती है. इसीलिए केल्सन ने लॉ को मॉरल्स या नेचुरल लॉ और बाकी डिसिप्लिन से इस थ्योरी में अलग किया है और इसीलिए इसे प्योर थ्योरी ऑफ लॉ का नाम दिया है केल्सन ने. After that, in this theory of law, Kelsen compared the legal science and natural science. And according to Kelsen, law is a normative science and it is not a natural science based on cause and effect. That means law natural science की तरह cause and effect पर based नहीं है. लॉ नेचुरल साइंस की तरह एक्यूरेटली डिटरमाइंड या डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता. जैसे नेचुरल साइंस में लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, आप किसी चीज़ को ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो वो नीचे ही आएगी. हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल्स मिलकर H2O यानी कि वाटर ही बनाएंगे. तो लॉ इस तरीके से एक्यूरेटली डिस्क्राइब नहीं करता चीज़ों को. इनफैक्ट लॉ इज़ द नॉलेज ऑफ what the law ought to be. So according to Kelsen, law ought character से बना है और ought character का मतलब है किसी सिचुएशन में क्या किया जाना चाहिए. So according to Kelsen, natural science इस प्रपोजिशन की बात करती है और law ought प्रपोजिशन की बात करता है. तो लॉ में अगर कोई किसी रूल को तोड़ता है तो उसे पनिश किया जाना चाहिए और इसी पनिश करने के नॉर्म को लॉ कहते हैं. वन मोर थिंग इज़ लेफ्ट हियर इज़ दैट केल्सन ऑट कैरेक्टर की बात तो करते हैं लेकिन अकॉर्डिंग टू केल्सन लॉ मस्ट डील विद लॉ एज इट इज़, नॉट लॉ एज ऑट टू बी. यानी कि केल्सन लॉ जैसा है
की बात करते हैं, लॉ कैसा होना चाहिए इसकी बात केल्सन भी नहीं करते, क्योंकि ये पॉजिटिव स्कूल है। पॉजिटिव स्कूल में या एनालिटिकल स्कूल में हमेशा लॉ जैसा कि है उसे वैसा ही पढ़ते हैं। लॉ कैसा होना चाहिए उसकी बात एनालिटिकल स्कूल नहीं करता। नाउ लेट्स सी व्हाट केल्सन सेड अबाउट लॉ इन हिज प्योर थ्योरी। तो प्योर थ्योरी बेसिकली है क्या? तो प्योर थ्योरी में केल्सन ने ये कहा है कि किसी भी फैक्ट या जो भी हम एक्शन, इवेंट्स या कंडक्ट करते हैं उसे दो तरीके से देखा जा सकता है। द फर्स्ट इज़ एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन ऑफ ह्यूमन कंडक्ट, जिसे हम अपने सेंसेस से स्क्रूटनाइज कर सकते हैं, रियलाइज़ कर सकते हैं। और दूसरा उस फिज़िकल एक्ट या कंडक्ट का लीगल मीनिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल, ए बी को ज़ोर से एक चांटा मारता है, तो यहाँ ए का बी को चांटा मारना एक्सटर्नल एक्ट है, लेकिन इस चांटे मारने का लीगल मीनिंग क्या निकलता है? इसका लीगल मीनिंग ये है दैट ए ने बी को क्रिमिनली असॉल्ट किया है। लाइकवाइज पार्लियामेंट में मेंबर्स स्पीचेस देते हैं, अपने ऑब्जेक्शंस उठाते हैं, अपनी बात रखते हैं और फिर उनमें वोटिंग होती है और वो वोट डालते हैं। तो ये सारे एक्ट्स क्या हैं? एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन ऑफ फैक्ट है। लेकिन इसका लीगल मीनिंग क्या है कि जब पार्लियामेंट मेंबर्स ने एक बिल के फेवर में वोट्स डाले तो बिल एक स्टैट्यूट बन गया। तो इसी एक्सटर्नल प्रोसेस को सब्जेक्टिव मीनिंग कहते हैं। और इन एक्सटर्नल फैक्ट्स का जो लीगल मीनिंग डराइव होता है उसे हम ऑब्जेक्टिव मीनिंग कहते हैं। और किसी भी एक्सटर्नल फैक्ट का ऑब्जेक्टिव मीनिंग ड्राइव करने के लिए हमें लीगल नॉर्म्स की ज़रूरत पड़ती है। और कोई भी एक्ट लीगल कब होगा? केल्सन के अकॉर्डिंग कोई भी एक्ट लीगल तब होगा जब किसी एक्ट का सब्जेक्टिव मीनिंग ऑब्जेक्टिव मीनिंग से कोइंसीड करता हो या उसके अनुरूप हो, तब वो एक्ट लीगल होगा। नाउ व्हाट इज़ द नॉर्म? केल्सन के अकॉर्डिंग नॉर्म क्या है? अकॉर्डिंग टू केल्सन, नॉर्म इज़ द मीनिंग ऑफ एक्ट ऑफ विल by which a certain behavior is commanded, permitted or authorized. So according to Kelsen, norm is an act of will, लेकिन ऑस्टिन की तरह केल्सन सिर्फ कमांड को ही नॉर्म नहीं मानते। केल्सन के अकॉर्डिंग नॉर्म कमांड के फॉर्म में भी हो सकता है, परमिशन के फॉर्म में भी हो सकता है और अथॉरिटी के फॉर्म में भी हो सकता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि नॉर्म कमांड की ही फॉर्म में हो, जैसे हमने ऑस्टिन की थ्योरी में पढ़ा था। ऑस्टिन की थ्योरी में क्या था कि जो भी कमांड होगी सॉवरेन की उसी को नॉर्म बोला जाएगा, उसी को लॉ माना जाएगा। लेकिन यहाँ पर केल्सन ने अपने ब्रॉडर व्यू अपनाया है यहाँ पर, और नॉर्म में तीनों चीज़ें इंक्लूड की हैं, शैल, मे, कैन, यानी कि कमांड, परमिशन एंड अथॉरिटी। तीनों चीज़ों में नॉर्म हो सकते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि नॉर्म कमांड की फॉर्म में हो। नॉर्म्स कैन ऑल्सो बी इन द फॉर्म ऑफ परमिशन और इन द फॉर्म ऑफ अथॉरिटी। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड वी नाउ डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ इज़ एंड ऑट इन मोर डिटेल्स। सो केल्सन प्योर थ्योरी में लॉ को दो प्रिपोजिशन से समझाने की कोशिश करते हैं। एक है प्रिपोजिशन ऑफ लॉ एंड other is preposition of science. The preposition of science is that what necessarily happens. Preposition of science necessarily happens की बात करता है, यानी कि जो ज़रूर होता है। जैसे अगर नेचुरल साइंस कहती है that sun rises from the east, तो सूरज पूरब से ही निकलेगा। और अगर H+O2 H2O होता है, वाटर होता है, तो H+O2 मिलकर वाटर ही बनाएंगे। इसमें आप डिसाइड नहीं कर सकते, जो ऑलरेडी डिसाइडेड रूल्स या प्रिंसिपल्स हैं नेचुरल साइंस के, वो वैसे ही रिजल्ट्स देंगे जैसा उनका कॉज एंड इफ़ेक्ट होगा। लेकिन लॉ में प्रिपोजिशंस ऑफ लॉ काम करते हैं, जिसे हम ऑड प्रिपोजिशन कहते हैं। दैट मीन्स क्या होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी ने चोरी की तो उसे कानून के तहत
सज़ा मिलनी चाहिए। दैट मीन्स इफ़ एनीवन कमिट्स थेफ्ट देन ही ऑट टू बी पनिश्ड। तो यही ऑट कैरेक्टर लॉ है। सो इन नेचुरल साइंस अगर कोई फैक्ट है, सपोज ए फैक्ट है, तो उसका इफ़ेक्ट बी ज़रूर होगा। इफ़ ए इज़ देन बी मस्ट बी, बट लीगल रूल सेज इफ़ ए इज़ देन बी ऑट टू बी। सो इस प्रपोजिशन का मतलब है क्या है तो क्या होगा, और ऑट प्रपोजिशन का मतलब है क्या है तो क्या होना चाहिए। सपोज़ कोई टॉट कमिट करता है और उस टॉट के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे कि रॉन्ग डूअर को पनिशमेंट मिलेगी या फिर उसे डैमेजेस पे करने पड़ेंगे। तो इस प्रपोजिशन को हम डिस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट्स भी कहते हैं और ऑट प्रपोजिशंस को हम प्रिस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट्स भी कहते हैं। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड and see what is the difference between is and ought। तो जैसा कि हमने पहले पढ़ा था that act of will is प्रपोजिशन को इंडिकेट करता है और act of will का जो मीनिंग डिराइव होता है उसे हम नॉर्म कहते हैं, और यही नॉर्म ऑट प्रपोजिशन को इंडिकेट करते हैं, या फिर इसका अपोजिट बोल सकते हो कि ऑट प्रपोजिशन से नॉर्म डिराइव होते हैं। For example, there is a statement that one individual wills that the other individuals ought to behave in a certain way। तो इस स्टेटमेंट में फर्स्ट पार्ट जहाँ एक इंडिविजुअल अपनी इच्छा जाहिर करता है वो है इज़ प्रपोजिशन, और उसकी इच्छा का मीनिंग क्या निकलता है कि दूसरे सभी लोग उसके बताए तरीके से बिहेव करे, जैसा वो कह रहा है वैसे करे। तो ये जो मीनिंग निकलता है उसकी इच्छा का, उसकी विल का, वो है सेकंड पार्ट जिसे हम ऑट प्रपोजिशन कहते हैं, यानी कि बाकी सभी लोग एक सर्टेन वे में बिहेव करें। द सेकंड डिफरेंस इज प्रपोजिशन सिम्बलाइजेज द फैक्ट एंड ऑट सिम्बलाइजेज द एक्सपेक्टेशन। तो इस प्रपोजिशन हमें किसी फैक्ट के बारे में बताता है और ऑट प्रपोजिशन हमें उस फैक्ट के मीनिंग के बारे में बताता है, उस फैक्ट की एक्सपेक्टेशन के बारे में बताता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, योर फादर सैड क्लोज द डोर। तो इसका मीनिंग क्या है? दैट डोर शुड बी क्लोज्ड और यू ऑट टू क्लोज द डोर। द नेक्स्ट डिफरेंस इज इन साइंटिफिक नॉर्म्स देयर इज एन आइडेंटिटी बिटवीन इज एंड ऑट बिकॉज ought follows is। तो साइंटिफिक नॉर्म्स में ought always follows is, लेकिन लीगल नॉर्म्स में ought हमेशा is को फॉलो नहीं करता। सपोज़ कोई टेस्टेटर विल बनाता है लेकिन कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी ना होने की वजह से वो विल एनफोर्स नहीं की जा सकती। तो यहाँ विल बनाना इस प्रपोजिशन है लेकिन उसे एनफोर्स नहीं किया जा सकता, तो यहाँ ऑट ने इस प्रपोजिशन को फॉलो नहीं किया है। लेकिन हाँ, अगर लीगल नॉर्म्स में ऑट इसको फॉलो नहीं करता तो ऐसा नहीं है कि लीगल नॉर्म की वैलिडिटी ख़त्म हो जाएगी, नॉर्म तब भी वैलिड ही रहेगा। लेकिन अगर साइंटिफिक नॉर्म में ऑट इसको फॉलो नहीं करता तो साइंटिफिक नॉर्म्स फेल हो जाते हैं। एंड या लास्ट पॉइंट, केल्सन ने इस प्रपोजिशन को सिन कहा है और ऑट प्रपोजिशन को सोलन कहा है। तो ये कभी कभी एंट्रेंस वगैरह में पूछ लेते हैं। सो होप आपको यहाँ तक प्योर थ्योरी समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लीगल ऑर्डर, ग्रैंड नॉर्म और प्योर थ्योरी का क्रिटिसिज्म डिस्कस करेंगे। और आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, स्टडी हार्ड, टेक केयर, बाय बाय।